वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं आपके साथ हर्ड इम्यूनिटी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? हर्ड इम्यूनिटी को हम कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। हर्ड का मतलब होता है झुंड, एक कम्युनिटी। ओके, सो हर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो एक ऐसे तरह का इम्यूनिटी होता है जो कि पर्टिकुलर किसी पूरी जनसंख्या के एक लार्ज प्रोपोर्शन में, एक लार्ज परसेंटेज जो होता है लोगों का, एक बहुत बड़े समूह में ये आ जाता है। इम्यूनिटी जब डेवलप कर जाता है किसी भी कॉन्टैजियस डिजीज़ के लिए, तो इसे हम हर्ड इम्यूनिटी का नाम देते हैं। मतलब पूरी जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से में अगर किसी कॉन्टैजियस डिजीज़ के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर जाता है लोगों के अंदर, तो इसे हम हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी का नाम देते हैं, या इसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ये स्पेशली कॉन्टैजियस डिजीज़ के लिए ही एप्लीकेबल होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टैजियस डिजीज़? कॉन्टैजियस डिजीज़ का मतलब क्या होता है? कॉन्टैजियस डिजीज़ का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो एक इंसान से किसी दूसरे इंसान में फैलती है। तो ये एक इन्फेक्टेड इंसान से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में फैलती है, उस तरह के बीमारी को हम कॉन्टैजियस डिजीज़ कहते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जो होता है वो किस तरह का होता है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा कैपेबिलिटी, एक ऐसा पावर जो हमें इन्फेक्शियस एजेंट जैसे कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो वायरसेस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, उनसे लड़ने का जो कैपेसिटी होता है, जो पावर होता है, वो बिल्डअप करता है इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी में बिल्डअप होता है। और अगर हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम हेल्दी रहेंगे, हमें किसी भी तरह के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक या इन्फेक्शन होने का चांसेस जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने इम्यून सिस्टम को दो भागों में बांटा है। इम्यून सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, और वो दो भाग क्या हैं? वो है इनेट इम्यूनिटी एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी जन्म से ही हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड ये ऑल द टाइम हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। जैसे कि हमारा स्किन, वो इनेट इम्यूनिटी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। हमारा जो स्किन होता है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जब भी कोई किसी तरह का ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो स्किन के थ्रू आता है, और वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, ये सब जो है वो इनेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे तरह का जो इम्यूनिटी होता है, जो दूसरा भाग होता है इम्यून सिस्टम का, उसे हम अडैप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अडैप्टिव इम्यूनिटी को हम अपने जीवन काल में, ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, हम इसे एक्वायर कर सकते हैं। तो अडैप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? जब भी किसी भी तरह का इन्फेक्शियस एजेंट, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जब भी इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं या हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, तो अडैप्टिव इम्यूनिटी के अंडर में हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम इवोक होता है, इम्यूनिटी का इंडक्शन होता है, और हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जनरेट होते हैं। और उन एंटीबॉडीज़ को जनरेट कौन करता है? हमारे बॉडी के अंदर जो बी सेल्स होते हैं वो जब डिफरेंशिएट कर जाते हैं और प्लाज्मा सेल बन जाते हैं, तब वो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ को सीक्रीट करते हैं, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और सीक्रीट करते हैं। और ये एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिकली उसी एंटीजेंस के लिए होते हैं जो एंटीजेंस हमारे बॉडी को इन्फेक्ट किए हैं, या फिर जो हमारे बॉडी के अंदर अटैक कर चुके हैं और किसी भी तरह का डिजीज़ या किसी तरह का एबनॉर्मेलिटी कॉज कर रहे हैं, उनके लिए ये एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। डिफरेंशिएटेड बी सेल्स, जिन्हें हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, उनके द्वारा एंटीबॉडीज़ का जनरेशन होता है। और जब इन एंटीबॉडीज़ का जनरेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, तो ये एंटीबॉडीज़ बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू उन एंटीजेंस को या तो मार देते हैं, या तो उन्हें इनएक्टिवेट कर देते हैं, या तो उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या उनके इन्फेक्टिविटी को बिल्कुल कम कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं, या ख़त्म करते हैं। बहुत सारे मीन्स होते हैं उसको, आइदर बाई ऑप्सोनाइजेशन, फैगोसाइटोसिस, किलिंग, इनएक्टिवेटिंग,
न्यूट्रलाइजेशन। तो बहुत सारा मैकेनिज़्म होता है जिसके हेल्प से एंटीबॉडीज़ उन तरह के एंटीजेंस को हमारे बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, हमारे बॉडी से वो बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया इनेट इम्यूनिटी एज वेल एज अडैप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे जो सोसाइटी में या पॉपुलेशन में किसी तरह का नया एक वायरस आ गया, नया एक बैक्टीरिया आ गया, कोई एक नोवेल पैथोजन आ गया, कोई प्रोटोजोआ, नया प्रोटोजोआ आ गया, तब क्या होता है कि नो वन इज़ प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, कोई भी पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता है। सपोज़ अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर बहुत छोटा तो पॉपुलेशन हमारा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटे से समूह का एग्जाम्पल देती हूँ, छोटे से पॉपुलेशन का। सपोज़ 100 लोग हैं इस पॉपुलेशन में, मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में मान लीजिए कि कोई अगर नया नोवेल पैथोजन आ गया और वो किसी कॉन्टैजियस डिजीज़ के लिए, एक ऐसी बीमारी को स्प्रेड करने वाला वो वायरस है, या एक ऐसी बीमारी को स्प्रेड करने वाला वो बैक्टीरिया है या अदर पैथोजेंस है, जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है या फैलती है। अगर कोई इन्फेक्टेड है उस बीमारी से, अगर उस वायरस से, बैक्टीरिया से, उसे वो कॉन्टैजियस डिजीज़ हो चुका है उसके अंदर वो बीमारी, और उसके अगल बगल, उसके आसपास जो है वो हेल्दी पीपल हैं, हेल्दी लोग हैं जो कि नॉन इन्फेक्शन, मतलब उनके अंदर वो बीमारी नहीं है, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से उस नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को वो बीमारी जो है बहुत जल्दी उसके अंदर जा सकती है, फैल सकती है। मीन्स कॉन्टैजियस डिजीज़ के लिए कोई नया वायरस, कोई नया बैक्टीरिया आ गया है, वो इस 100 लोगों के समूह में, ठीक है, 100 लोगों के पॉपुलेशन में आ गया है। देन क्या होगा, ये धीरे धीरे, पहले जो इसका रेट ऑफ स्प्रेडिंग है वो बहुत स्लो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अभी इस पॉपुलेशन में इम्यून नहीं है, ठीक है। 1 या 2 लोग हैं जो कि उससे इन्फेक्टेड हुए होंगे उस वायरस से या बैक्टीरिया से, और वो इम्यून हो चुके हैं। बाद बाकी के जो 97-98 जो पीपल हैं, जो पर्सनस हैं, वो नॉन इम्यून है, उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है। बट वो अभी हेल्दी हैं, कुछ लोग जो हैं उसमें हेल्दी हैं और कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, क्योंकि सब लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो इक्वल नहीं होता है। जैसे कि ओल्ड पीपल हो गए, एल्डर पीपल हो गए, या इन्फेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, या जिनको पहले से ही कोई और बीमारी है, तो इस तरह के लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। और कुछ लोग होते हैं जो कि हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पे भी इस 100 लोगों के पॉपुलेशन में भी कुछ ऐसा ही जो है वो हिस्सा बटा हुआ है कि कुछ लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं, ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, मीन्स मान लीजिए 2-4 लोग उससे, उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हैं ऑलरेडी, और वो इम्यून हो चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेचुरली जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा नोवेल वायरस या नोवेल बैक्टीरिया है, या कोई भी ऐसा पैथोजेंस है, वो अगर इन्फेक्ट करता है तो हमारे बॉडी का जो अडैप्टिव इम्यूनिटी होता है वो क्या करता है कि एंटीबॉडीज़ का जनरेशन करता है, फॉर्मेशन करता है, और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन से, कुछ समय तक तो हमारा बॉडी बीमार रहेगा, हमारे बॉडी में जो है वो सीकनेस रहता है, लेकिन आफ्टर दैट कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद जो है वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडीज़ जो है वो बन जाता है, और फिर उस तरह के एंटीजेंस को वो मार देता है। तो इस तरह से नेचुरल इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप हो जाती है। तो कुछ लोग हैं उस 100 लोगों के समूह में, पॉपुलेशन में, जो कि ऑलरेडी इम्यून हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो हेल्दी हैं। तो बाकी के लोगों में इन्फेक्शन होने का चांसेस जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोग इन्फेक्टेड भी हैं, क्योंकि ये जो नोवेल वायरस या नोवेल बैक्टीरिया है उस कॉन्टैजियस डिजीज़ के लिए, वो ऑब्वियसली स्प्रेड करेगा, वो ऑब्वियसली वो अपना काम करेगा, वो इन्फेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो कुछ लोग उससे इन्फेक्ट होंगे, लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, या जो लोग उसके नेचुरल एक्सपोजर में आएंगे, एंटीजन वायरस बैक्टीरिया उसके बॉडी के अंदर जाएगा, और फिर उसके बॉडी के अंदर कुछ समय के बाद एंटीबॉडीज़ का जनरेशन होगा, तो ऑब्वियसली वो लोग भी इम्यून बन जाएंगे, उनके अंदर भी इस एंटीजन के लिए या इस वायरस बैक्टीरिया के लिए इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, उनका इम्यूनिटी जो है वो बिल्डअप होगा और एंटीबॉडीज़ का जनरेशन होगा। तो नेचुरली वो क्या गेन कर लेंगे, वो इम्यूनिटी गेन कर लेंगे, ठीक है। अब ये इम्यूनिटी गेन करने का जो
रेशियो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ये कैसे बढ़ेगा? जब नेचुरली उनके उस वायरस या बैक्टीरिया के एक्सपोज़र में वो आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो उसके एक्सपोज़र में आने के बाद क्या होगा कि इस डिज़ीज़ का, इस वायरस का, इस बैक्टीरिया का जो डिज़ीज़ कॉज करने का कैपेसिटी होगा, वो उसका जो स्प्रेड करने का रेशियो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद इस ऑर्गेनिज्म को नया होस्ट मिलना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि धीरे धीरे करके लोग जो हैं वो इस वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए इम्यून बन जाएंगे। क्यों बनेंगे इम्यून? क्योंकि वो नेचुरल वे में इसके एक्सपोज़र में आ रहे हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्टेजियस डिजीज़ से बचने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। या तो वैक्सीनेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ़ मीन है, आइडिया है। अगर हम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दें, इम्यूनाइज़ कर दें, वैक्सीनेशन दे दिया जाए, वैक्सीन दे दिया जाए, तो वो उससे बच सकते हैं, हम उससे बच सकते हैं। या तो फिर एक दूसरे के कांटेक्ट में ही ना आए। तो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने से भी, क्योंकि ये बीमारी जो है वो कंटेजियस है, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने से भी हम इस डिजीज़ से बच सकते हैं, हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम इसके नेचुरल एक्सपोज़र में आ जाएं, हम बाहर निकल जाएं, हम लोगों से मिलें, हम एक दूसरे से कांटेक्ट करें डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो क्या होगा? उससे हमें ये इन्फेक्शन होगा, उससे बॉडी के अंदर ये वायरस बैक्टीरिया जाएगा और बॉडी में कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ दिन बॉडी जो है वो बीमार रहेगा, सिक रहेगा, और कुछ दिनों के बाद उनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो इन्हांस करेगा और एंटीबॉडीज़ का जनरेशन होगा। लेकिन ये श्योर नहीं है कि सारे लोगों में एंटीबॉडीज़ का जनरेशन होगा, सारे लोग इम्यून बनेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो लोगों का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिन लोगों का या जिनके अंदर पहले से ही कोई बीमारी रहती है, या जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो वीक होती है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? ऐसे लोग जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे और हो सकता है कि वो नहीं भी ठीक हो। तो मोर एंड मोर पीपल कैन बिकम सिक, मोर एंड मोर पीपल कैन बिकम इल, एंड इवन दे कैन डाई ऑल्सो। तो वो उनको क्या करना होगा? अपने लाइफ का सेक्रीफाइस उनको करना होगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो वैक्सीनेशन है, कॉन्टेजियस डिजीज़ से बचने के लिए वैक्सीनेशन का जो रास्ता है वो सबसे ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि हम घर में तो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट किए बिना तो नहीं चल सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक हम नहीं रह सकते हैं। तो कांटेक्ट तो होगा, या तो डायरेक्ट वे में या तो फिर इनडायरेक्ट वे में। तो इस तरीके से जो है वो कांटेक्ट अगर होगा तो फिर नेचुरल एक्सपोज़र में हम आएंगे, उस वायरसेस या उस वायरस या बैक्टीरिया के नेचुरल एक्सपोज़र में आएंगे और इम्यूनिटी डेवलप होगा, एंटीबॉडीज़ का जनरेशन होगा। लेकिन इट सीम्स मोर डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, एंड नोबडी इज़ रेडी, नोबडी इज़ प्रिपेयर्ड इन आवर सोसाइटी टू एक्सेप्ट द हर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि इससे क्या होगा? ये नेचुरल एक्सपोज़र से जो हर्ड इम्यूनिटी आएगी उससे बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सिर्फ 100 लोगों का, बट ये सिर्फ 100 लोगों का पॉपुलेशन नहीं है हमारे पास, ये करोड़ में है। तो इतने ज़्यादा, अगर मान लीजिए कि पूरे पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या का अगर अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% अगर परसेंटेज जो है वो पॉपुलेशन का हर्ड इम्यूनिटी हम गेन कर लेते हैं, तभी नेचुरल वे में हम इस बीमारी से बच सकते हैं, हम इस वायरस से, बैक्टीरिया से अपना बचाव कर सकते हैं। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये पॉसिबल हो पाता है कि नेचुरल तरीके से हम सब बाहर निकल जाएं, अपने सारे काम करें, सब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रखें, नोबडी विल बी इन लॉकडाउन, तो फिर ये पॉसिबल है। बट इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि हमारे पास अभी उस तरीके का ना तो फैसिलिटी है और ना ही इस तरह की सुविधा है कि हम इतने सारे लोगों को, जो इतने मास, जो मतलब जो गैदरिंग ऑफ मास, इतने सारे लोग अगर एक साथ बीमार पड़ जाएंगे, एक साथ अगर वो इतने सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो उनको हम कहाँ रखेंगे, कैसे उनका ट्रीटमेंट करेंगे? तो हमारे पास वी आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ फैसिलिटी, हमारे पास अभी उस तरीके का फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हम अभी हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर कोई रास्ता नहीं बचेगा,
कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाता है इस तरह के कॉन्टेजियस डिजीज़ के लिए, तो फाइनली फिर हमारे पास एक यही रास्ता होगा, क्योंकि नेचर का भी यही एक रूल है कि भाई जो हर्ड इम्यूनिटी है अगर वो डेवलप हो जाती है, हर्ड इम्यूनिटी अगर आ जाती है तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 70 to 80% लोग इम्यून हो जाते हैं तो बहुत कम चांसेस होगा कि इन्फेक्टेड से जो हेल्दी इंडिविजुअल हैं, ऑब्वियसली क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन से फिर जो इम्यून हो चुके हैं, जो एक लार्ज हिस्सा जो है, बड़ा हिस्सा इम्यून हो चुका है, उसमें फिर इन्फेक्शन होने का चांसेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का, जो कि जो लोग प्रोटेक्टेड हैं, जो लोग इम्यूनाइज्ड हैं, जो लोग रिकवर कर चुके हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, फिर वो जो है वो अनप्रोटेक्टेड को, नॉन इम्यूनाइज्ड लोगों को वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो हर्ड इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे किस तरीके से, क्योंकि अडेप्टिव इम्यूनिटी जब जनरेट काम करता है बॉडी में, जब एंटीबॉडीज़ का जनरेशन होता है डिफरेंशिएटेड प्लाज्मा सेल्स के थ्रू, तो जो बी सेल्स होते हैं वो दो तरह के सेल्स का जनरेशन करते हैं। वो एक इफेक्टर सेल होता है और एक मेमोरी सेल होता है। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया प्लाज्मा सेल का, जो कि एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट करते हैं, वो एक्चुअली इफेक्टर सेल होते हैं, मतलब वो तुरंत काम करते हैं। जब भी हमारे अंदर कोई भी एंटीजन आता है तो तुरंत काम करने वाला सेल जो होता है वो इफेक्टर सेल कहलाता है, और वही इफेक्टर सेल होता है प्लाज्मा सेल, जो कि एंटीबॉडीज़ का जनरेशन करता है, फॉर्मेशन करता है। और वो एंटीबॉडी कुछ दिनों के अंदर, कुछ दिनों के बाद वो एंटीजेंस को क्लियर कर देते हैं हमारे बॉडी से, हमें वो ठीक कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम नहीं होता या बहुत वीक होता तो हम हर दिन बीमार पड़ते, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो इम्यून सिस्टम है जो कि फंक्शनली काम करते हैं। इसलिए हम आए दिन जो है वो लोगों को एडवाइस देते हैं कि भाई अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, इम्यूनिटी बिल्डअप करो, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोई भी पैथोजेंस हो, कोई भी कितना भी ड्रेडफुल पैथोजेंस हो हमारे बॉडी के अंदर अगर वो आएगा तो डेफिनेटली हमारे बॉडी का जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो काम करेगा, एंटीबॉडीज़ का जनरेशन होगा, और बाकी भी जो सेल्स हैं वो अपना काम करेंगे और उस तरह के वायरसेस या बैक्टीरिया को वो क्लियर कर देंगे। तो और दूसरे तरह का जो सेल्स होता है, मैं बात कर रही थी, दूसरे तरह का जो सेल्स होता है वो मेमोरी सेल्स होता है। मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर हो जाते हैं, और जैसे ही इन फ्यूचर वो एंटीजन, वायरस, बैक्टीरिया दोबारा से हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, तुरंत फिर एंटीबॉडी का जनरेशन होता है, और इस बार जो होता है वो पहले से कहीं ज़्यादा जो एग्जैजरेटेड फॉर्म में, इन्हांस्ड फॉर्म में ये इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो हर्ड इम्यूनिटी है अगर वो हम अचीव कर लेते हैं, और इसे अचीव करने का दो बेस्ट आइडिया हमारे पास है, या तो वैक्सीनेशन के थ्रू या फिर नेचुरल एक्सपोजर के थ्रू। लेकिन जो वैक्सीनेशन का आइडिया है वो ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि इसमें लोग बहुत ज़्यादा लोग ना तो लोग इसमें बीमार पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, ना लोगों की डेथ होगी। लेकिन जो नेचुरल एक्सपोजर वाला आइडिया मैंने आपको बताया, जो कि हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, उसमें बहुत लोग बीमार पड़ सकते हैं। बहुत हो सकता है कि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो वो बीमार पड़ने के बाद रिकवर भी हो जाए, लेकिन अगर जिनका इम्यूनिटी वीक है, या जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट हैं, बहुत ज़्यादा वीक इम्यूनिटी उनके पास है, या फिर किसी बीमारी से वो पहले से ही ग्रसित हैं, तो उन तरह के लोगों का डेथ भी हो सकता है। जिनको अगर ये लार्ज पॉपुलेशन में होता है तो हर्ड इम्यूनिटी तो अचीव हो जाएगी, फाइनली हम उस बीमारी से तो बच जाएंगे, लेकिन इसके लिए बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हर्ड इम्यूनिटी, हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। सो विद दिस, थैंक यू ऑल।